हेलो नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग सभी? नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। हम लोग अभी हैं रात को 9 बजे झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। इस क्लास की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर बात करें हम लोग जेपीएससी की या फिर बात करें हम लोग जेएसएससी की, तो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले कई एग्जामों में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया है, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट हुआ है और कई सारे एग्जामों में उन क्वेश्चंस को देखने को मिला है। आने वाले एग्जामों में क्या कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को देखने को मिल सकता है, झारखंड के करंट अफेयर्स से कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड हिस्ट्री से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, स्टैटिक जीके से, आर्ट्स एंड कल्चर से, तो उन सभी जगहों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के आप लोगों से पूछा जाता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में रात को 9 बजे इस क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं ताकि आने वाले एग्जामों में जब आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में आपको पता हो। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास रोजाना रात को 9 बजे होती है, तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को झारखंडी जोहार, और झारखंडी जोहार कहकर ही हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है। यानी मतलब एसपीटी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम, एसपीटी एक्ट का मतलब है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। अब एसपीटी एक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आपको आएगी। दो मेजर एक्ट है झारखंड के बारे में आपको पढ़ना है। उनमें से पहला एक्ट हो गया सीएनटी एक्ट जो कि 1908 में लगा था और दूसरा एक्ट हो गया एसपीटी एक्ट जो कि 1949 में लगा था। ठीक है, एसपीटी एक्ट के बारे में ये पूछा जा रहा है कि एसपीटी एक्ट जो है उसके किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब धारा दी हुई है, धारा 67 ऑप्शन ए, धारा 68 ऑप्शन बी, धारा 69 ऑप्शन सी या फिर धारा 70 ऑप्शन डी। तो एसपीटी एक्ट के किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है ये पूछा जा रहा है। अगर आप एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो किस धारा के तहत आपको दंड दिया जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो पा रहा है तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके सही आंसर को बताने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है चारों ऑप्शन में से। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 67, आर्टिकल 67। अगर एसपीटी एक्ट की बात करेंगे, संथाल परगना एक्ट की बात करेंगे, एसपीटी एक्ट का मतलब है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। और ये जो आप संथाल परगना डिवीजन देख रहे हैं, झारखंड में मेजर 5 डिवीजन है। ठीक है, पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन, कोल्हान डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन। अब ये जो संथाल परगना आप डिवीजन देख रहे हैं जिसके अंतर्गत झारखंड के 6 जिले आते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो देवघर, दुमका, जामतोड़ा, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़, ये वो 6 जिले हैं जो संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। तो संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं उनमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लगा है जो कि 1949 में लगाया गया था। अगर आप संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो धारा 67 के तहत आपको दंड जो है वो दिया जाएगा। अब क्या है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये क्यों लगा था, ये इस क्लास में तो आप लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, इसीलिए एसपीटी एक्ट का एक अलग से क्लास लाया जाएगा
जिसमें हम लोग एसपीटी एक्ट के बारे में देखेंगे। उसके बाद सीएनटी एक्ट का एक अलग से क्लास लगाया जाएगा, जहां पे सीएनटी एक्ट के बारे में समझेंगे। तो सीएनटी और एसपीटी दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं और दोनों के बारे में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग किसी और क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना याद रखें। और ये जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेपीएससी के द्वारा 2024 का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में है। तो ये जेपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। लाह या फिर लाख के किस किस्म का उत्पादन झारखंड में होता है? लाह या फिर लाख का कौन से किस्म का उत्पादन जो है झारखंड में होता है? कातकी, वैसाखी, जेठवी या फिर अगहनी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आप सभी को पता है कि लाह यानी लाख का उत्पादन झारखंड में होता है, ठीक है। और झारखंड में जब इसका उत्पादन होता है तो लाह या फिर लाख से बहुत सारी चीजें बनती हैं, चूड़ियां भी बनती हैं, ठीक है। तो इसके कौन से जो किस्म है जिसका उत्पादन झारखंड में होता है, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करने का प्रयास कर दे, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? कातकी, बैसाखी, जेठवी या फिर अगहनी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगहनी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, अगहनी, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, लाह या फिर लाख की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, लाह या फिर लाख, ठीक है। और बात करेंगे लाह या फिर लाख की तो आप लोग याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहां पे है? रांची में है, ठीक है। और इसको पहले जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जो है इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के नाम से जाना जाता था, जिसे अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये कहां पे है? तो ये है रांची में, ठीक है। और बात करेंगे इसकी स्थापना की तो 1924 में इसकी जो स्थापना है वो किया गया था। इस चीजों का आप लोग याद रखें, बाकी यहां पे आप सभी चीजें देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस्म का रेशम झारखंड में उत्पादित होता है, या फिर किस किस्म के रेशम का उत्पादन जो है झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? देखिए, रेशम की बात करेंगे तो रेशम जो है 4 प्रकार के होते हैं। मलबरी रेशम, एरी रेशम, तसर रेशम और मुगा रेशम। ये 4 प्रकार के रेशम है। इन 4 प्रकार के रेशमों में से झारखंड में सबसे ज्यादा किस रेशम का उत्पादन होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। क्या होगा सही आंसर? आइए इसके सही आंसर को एक बार हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तसर रेशम। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि झारखंड में तसर रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रेशम जो है 4 प्रकार के होते हैं, मलबरी, एरी, तसर और मुगा। इन 4 प्रकार के रेशम में से सबसे ज्यादा झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन होता है। पूरे देश में तसर रेशम का जितना उत्पादन होता है, अकेले झारखंड में उसका 70% तसर रेशम का उत्पादन होता है। मान लेते हैं कि पूरे देश में 100 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है, उसमें से झारखंड में अकेले 70 केजी तसर रेशम का उत्पादन होता है। तो पूरे देश का 70% का तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। तो ये आप तसर रेशम को देख सकते हैं। तसर रेशम जिससे साड़ियों का भी निर्माण होता है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि झारखंड के तसर रेशम से बना हुआ एक कपड़ा, याद रखिए, झारखंड में उत्पादित तसर रेशम से बना हुआ एक कपड़ा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गिफ्ट किया गया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें झारखंड के तसर रेशम से बना हुआ एक कपड़ा गिफ्ट किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में क्या
टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे टेल्को का नाम से जानते थे। तो टेल्को की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है कि टेल्को की जो स्थापना है वो कब किया गया था। टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। तो टेल्को की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से एक बार आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1960। क्या होगा सही आंसर? टेल्को की स्थापना, टेल्को जो कि टाटा की ही एक कंपनी है, तो टेल्को की स्थापना कब की गई थी? क्या होगा सही आंसर? 1945। टेल्को की स्थापना जमशेदपुर में 1945 में किया गया था। आज हम लोग जिसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, टाटा स्टील को पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, TISCO, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में, और यही है 1907 जब टाटा कंपनी की शुरुआत होती है। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी, यानी आज के टाइम पे जिसे हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते थे, टाटा स्टील का जो हेडक्वार्टर है वो पहले जमशेदपुर हुआ करता था। बाद में टाटा स्टील जब एक बड़ी कंपनी बन गई, देन टाटा स्टील का जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर से मुंबई ट्रांसफर किया गया। आज के टाइम पे टाटा स्टील का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो टेल्को यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को की स्थापना की गई थी 1945 में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1945। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? क्या हो रहा है बार बार? बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, यानी बूढ़ाघाट जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर है, ये पूछा जा रहा है। बूढ़ाघाट जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर है? ऑप्शन दिया हुआ है कांची नदी पर, घाघरी नदी पर, दामोदर नदी, बूढ़ा नदी। क्या होगा सही आंसर? अच्छा, आप में से कोई बूढ़ाघाट जलप्रपात घूमने गया है क्या? आप में से कोई? बूढ़ाघाट वाटरफॉल जो है झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। बूढ़ाघाट वाटरफॉल की बात करेंगे, इसकी हाइट कितनी है? तो इसका हाइट है 143 मीटर, और 143 मीटर हाइट के साथ ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अगर आपसे पूछ जाए कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, यानी झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो बूढ़ाघाट जलप्रपात। कहां पे है ये? लातेहार जिले में है। ठीक है, आप में से ऐसा कोई है जो यहाँ पे घूमने गया हो बूढ़ाघाट जलप्रपात में? ये किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर। बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर है, झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और ये आप देख सकते हैं बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, कहां पे है ये? दामोदर नदी पर है, और बूढ़ा नदी पर है, दामोदर कह रहे हैं, बूढ़ा नदी पर है, लातेहार जिले में है बूढ़ाघाट जलप्रपात। बात करेंगे, झारखंड की सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है और 143 मीटर इसकी हाइट है। आप लोग ये भी याद रखिए कि झारखंड की सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि रांची में है। तो झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल लातेहार में है बूढ़ा वाटरफॉल, और झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है रांची में हुंड्रू वाटरफॉल, जिसकी हाइट जो है 98 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लातेहार की बात करेंगे तो ये आप लातेहार जिला देख सकते हैं, और इसी लातेहार जिले में बूढ़ाघाट वाटरफॉल स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य को वनांचल के नाम से जाना जाता है? कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए देखते हैं, क्लास कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बार बार ये कट हो जा रहा है। तो निम्न में से किस राज्य को वनांचल के नाम से जाना जाता है? झारखंड, असम, मेघालय, केरल। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लास कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा इश्यू क्यों हो रहा है क्लास में। ठीक है, तो निम्न में से किस राज्य को वनांचल के नाम से जाना जाता है? वनांचल, वनांचल के नाम से झारखंड को जाना जाता है। किसे? झारखंड को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनांचल के नाम से किसे? तो वनांचल के नाम से हमारे झारखंड को जाना जाता है। झारखंड को वनांचल कहते हैं, यानी वनों का आंचल। झारखंड का मतलब क्या है? देखिए, झारखंड जो नाम है इसका एक अर्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का मतलब क्या है। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? झारखंड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है।
अब झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वो दो शब्द जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं। झारखंड का मतलब होता है दो शब्द, झाड़ और खंड। क्या मतलब है? झाड़ और खंड। झाड़ का मतलब हो गया जंगल, ठीक है, जंगल, पेड़ पौधे। खंड का मतलब क्या है? खंड का मतलब है भूमि, भूमि का एक टुकड़ा। तो झारखंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? झारखंड का अर्थ है जंगलों की भूमि। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का मतलब क्या है, जंगलों की भूमि, वनों का प्रदेश, ठीक है, इसी ये मतलब होता है झारखंड। अब वनांचल, वनांचल का मतलब है वनों का आंचल, वनों का आंचल। तो झारखंड को वनांचल के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखें। जब झारखंड की स्थापना की जा रही थी तो उस समय नाम को लेकर भी कई कंफ्यूजन सामने आया था। कुछ लोगों का मत था कि झारखंड ना रखकर हम लोग वनांचल नाम रखेंगे। ये जो झारखंड का जो क्षेत्र है, ये पहले कहा गया कि हम लोग वनांचल नाम रखेंगे, ठीक है। बाद में ये डिसाइड हुआ कि वनांचल नहीं, हम लोग झारखंड ही नाम रखेंगे। तो झारखंड की बात करें चाहे वनांचल की बात करें, मतलब होता है वनों का आंचल या फिर जंगलों की भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है? अब ये जो लोक नृत्य आपको दिया हुआ है, पंडवानी, थेयम, डांडिया रास या फिर जननी झूमर, तो इन लोक नृत्य में से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में कौन सी लोक नृत्य जो है वो प्रचलित है? ये आप लोगों से पूछा गया है। एक बार आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। ये जो लोक नृत्य दिया हुआ है, इसमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड के छोटानागपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है? और पूछा गया क्वेश्चन है जेएसएससी सीजीएल 2024, जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को झारखंड के लोक नृत्य के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि झारखंड के छोटानागपुर में प्रचलित लोक नृत्य है जननी झूमर। कौन सी? जननी झूमर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जननी झूमर। जननी झूमर कुछ इस प्रकार की डांस शैली है, ठीक है, लोक नृत्य शैली है, जो कि झारखंड के छोटानागपुर के क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर? आइए, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? फिर प्रॉब्लम हो गया। चलिए, झारखंड के किस शहर को झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, याद रखिए आज का अभी तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, रांची, गिरिडीह, दुमका, गुमला, झारखंड के किस शहर को सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है? आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया गया है। झरनों का शहर किसे कहते हैं? एक बार जल्दी से सभी लोग, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताएंगे। झरनों का शहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। झरनों का शहर किसे? बहुत इजी क्वेश्चन है, रांची को। रांची को झरनों का शहर कहते हैं यानी सिटी ऑफ फॉल कहते हैं। रांची में कई सारे झरने हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहते हैं। अगर रांची में मेजर मेजर झरनों की बात करें, दसम, जोन्हा, हुंडरू, ये तीन झरने जो है रांची के मेजर मेजर झरने हैं। बाकी रांची में बहुत सारे झरने हैं, ठीक है। तो रांची को झरनों का शहर कहते हैं। क्लियर? झारखंड की शिमला किसे कहते हैं? रांची को कहते हैं झारखंड की शिमला, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? झारखंड सरकार के द्वारा किस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? अब ऑप्शन दिया हुआ है, चांदी सोबरन धोती साड़ी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, चांदी सोबरन शर्ट साड़ी योजना, सोना सोबरन धोती शर्ट और साड़ी योजना। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई और मेनली झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना लाई गई, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। कौन सी योजना? सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब परिवार के जो लोग हैं उन्हें
10 रुपये में एक साड़ी और 10 रुपये में या तो एक धोती या तो एक लुंगी दिया जाता है। ठीक है, तो कपड़े किस योजना के तहत दी जाती है? सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना। जो भी बीपीएल कार्ड धारक है या झारखंड के गरीब परिवार हैं, उन्हें जो है 10 रुपये में धोती साड़ी जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना, 10 रुपये में जो है वो लोगों को धोती साड़ी लुंगी का वितरण किया जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस योजना का लाभ लोगों को साल में 2 बार दिया जाता है, यानी 6 महीने में एक बार इसका लाभ जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक साल में 2 बार इसका लाभ झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए, एमएस धोनी, इन्हें आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड का गर्व एमएस धोनी। एमएस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एमएस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पता नहीं क्या जो हुआ है, आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, बार बार लिखने जा रहे हैं तो पेन शायद काम नहीं कर रहा, या फिर इसका बैटरी जो है वो खत्म हो गया होगा पेन का। देखते हैं, क्लास कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्लास नहीं रुकनी चाहिए अभी। चलिए, एमएस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? क्या होगा सही आंसर? एमएस धोनी, जिसे आप लोग सभी जानते होंगे, ताला फॉर अ रीजन। ठीक है, ताला फॉर रीजन। तो 2018, कब? 2018 एमएस धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार कब? 2018 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एमएस धोनी को और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? 2018 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के कितने जिलों में चाय की खेती जो है वो शुरू किया गया है? अब सोचिए, झारखंड में भी चाय की खेती शुरू हो गई है। झारखंड भी असम बन गया है, झारखंड में चाय की खेती शुरू हुई है। अब आइए हम लोग समझते हैं, आप लोग तब तक आंसर कमेंट करें। हुआ क्या, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड का सर्वे किया गया। जब झारखंड कृषि विभाग के द्वारा पूरे झारखंड का सर्वे किया गया, तो कृषि विभाग को पता चला कि झारखंड में भी क्या हो सकता है, चाय की खेती पॉसिबल है। झारखंड में भी चाय की खेती हो सकती है, लेकिन झारखंड कृषि विभाग ने यह कहा कि केवल झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को किया जा सकता है। ठीक है, अब ये 2 जिले कौन कौन है? हजारीबाग और गुमला। इन 2 जिलों में चाय की जो खेती है वो पॉसिबल थी। तो झारखंड कृषि विभाग के द्वारा ये ट्राई किया गया कि क्यों ना झारखंड में चाय की खेती को शुरू किया जाए। तो फिलहाल झारखंड कृषि विभाग के द्वारा झारखंड के 2 जिलों में चाय की खेती को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए, पता नहीं चाय की बात कर रहे हैं तो चाय की स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो फिलहाल चाय की खेती जो है झारखंड में शुरू हुई है और मेरे तक स्मेल जो है आनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं चाय कहां पे बन रही है, क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद चाय के मजे लिए जाएंगे। चलिए फिलहाल आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हजारीबाग, ये है हजारीबाग और ये है गुमला। हजारीबाग और गुमला आप लोग देख सकते हैं झारखंड में मैप में कहां पे है। तो हजारीबाग और गुमला में जो झारखंड कृषि विभाग है उसके द्वारा चाय की खेती शुरू की गई है। पहली बार झारखंड में चाय की खेती शुरू हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? राजकीय भाषा। झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड? राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संथाली या फिर ऑप्शन डी बंगाली। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका हिंदी। झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। ठीक है, आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, झारखंड की ऑफिशियल ट्री, राजकीय वृक्ष क्या है? साल। झारखंड का जो ऑफिशियल फ्लावर है, राजकीय पुष्प है, क्या है? तो क्या होगा? पलाश। और झारखंड का जो ऑफिशियल या फिर स्टेट एनिमल, झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है? तो स्टेट एनिमल हाथी, एलिफेंट। स्टेट फ्लावर पलाश, स्टेट ट्री क्या होगा? तो साल।
और स्टेट बात करेंगे बर्ड की, स्टेट बर्ड क्या है? कोयल। स्टेट लैंग्वेज क्या है? हिंदी। झारखंड का दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, ऑप्शन बी। हालांकि मेरे हिसाब से झारखंड का जो दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संथाली होना चाहिए था, क्योंकि संथाल जनजाति की यहाँ पे बहुलता है। लेकिन झारखंड सरकार को लगा है कि झारखंड का जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू होना चाहिए, तो झारखंड सरकार ने झारखंड का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उर्दू को रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से संथाली जो है झारखंड का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए था। ठीक है, झारखंड का थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को करना चाहिए था, संथाली को ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए था, लेकिन उर्दू को झारखंड का सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। चलिए, आप यहाँ पे झारखंड के बारे में देख सकते हैं। हालांकि झारखंड के बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस वंश का शासन पलामू में देखने को मिलता है? अच्छा, चैरो, नाग, सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। किस वंश का, कौन से डायनेस्टी का जो शासन है वो आपको पलामू वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है? चैरो वंश का, ठीक है, नाग वंश का, सिंह वंश का या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा चैरो वंश। अगर हम लोग बात करें चैरो डायनेस्टी, चैरो डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगा कहां पे? पलामू में। पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश का शासन होता है और रक्सेल को हराकर, रक्सेल वंश को पराजित करके चैरो वंश जो है अपना वंश स्थापित करता है पलामू वाले क्षेत्र में। अगर हम लोग बात करें नाग वंश की, तो नाग वंश आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि नागपुर वाले क्षेत्र में नाग वंश जो है वो उसका शासन जो है वो चल रहा होता है। वही बात करेंगे सिंह वंश की, तो आपको इसके भी नाम से पता चल रहा होगा कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में सिंह वंश का शासन होता है। तो पलामू वाले क्षेत्र में चैरो वंश का शासन होता है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में सिंह वंश का और नागपुर वाले क्षेत्र में नाग वंश का। ठीक है, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सिंदरी खाद कारखाना यानी सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का स्थापना कब किया गया था? ये पूछा जा रहा है कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1951, 1953, 1964 या फिर 1969? सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट रिसेंटली अभी 1 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका फिर से इनॉग्रेशन किया गया था ना। आप लोगों को बताया गया था करंट अफेयर्स वाले क्लास में कि रिसेंटली 1 मार्च को जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका फिर से इनॉग्रेशन किया है। तो बात करेंगे सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो कि धनबाद में स्थित है, ये भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। भारत में सबसे पहले सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना की गई थी। इसे हर्ल, HURL, हर्ल के नाम से जाना जाता है। हर्ल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, हर्ल के नाम से सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को जानते हैं, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना 1951 में किया गया था। यह भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, इसे हर्ल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का यह प्रथम उर्वरक कारखाना है। ठीक है, चलिए कहां पे है? धनबाद जिले में। क्लियर? आइए, निम्न में से कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? धनबाद, गोड्डा, लातेहार, सिमडेगा। क्या होगा सही आंसर? कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? धनबाद, गोड्डा, लातेहार, सिमडेगा। तो कर्क रेखा गुजरती है लातेहार जिले से। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी लातेहार जिला। अच्छा, झारखंड में कर्क रेखा जो है 6 जिलों से होकर गुजरती है। LLG, RRB, याद रखें, 3-3 करके याद रखें। LLG, RRB, कर्क रेखा झारखंड में 6 जिलों से होकर, 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। LLG लोहरदगा, लातेहार और गुमला। LLG लोहरदगा, लातेहार, गुमला। RRB रांची, रामगढ़, बोकारो। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं, रांची, रामगढ़, बोकारो। LLB होता है, उसे आप लोग LLG रखेंगे। याद रखने का सिंपल ट्रिक, LLB होता है LLG लोहरदगा, लातेहार, गुमला। RRB रांची, रामगढ़, बोकारो। क्लियर? ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा जो है झारखंड से गुजरती है और कर्क रेखा झारखंड से गुजरकर झारखंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड के 6 जिलों से होकर, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़,
बोकारो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये जो झारखंड का आज का क्षेत्र है उसे मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा सही आंसर? मुगल काल यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, मुगल काल। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा सही आंसर? कोकरा, कोकरा कहते हैं। मुगल काल में झारखंड को कोकरा कहकर पुकारा जाता था। कहीं कहीं आपको कोकरा मिलेगा, कहीं कहीं आपको खुकरा मिलेगा, खुकरा ख। तो कोकरा या फिर खुकरा इसी नाम से झारखंड को संबोधित किया जाता था। आज के वर्तमान समय का जो झारखंड का क्षेत्र है उसे कोकरा या फिर खुकरा कहते थे। कब? मुगल काल में। मुगल मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस काल में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुगल काल का पतन शुरू हो गया। ठीक है, बाबर जब आए भारत में तो उन्होंने मुगल काल को उठाना शुरू किया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन जो है वो शुरू हो गया। क्लियर? चलिए आइए, झारखंड के किस क्षेत्र को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी। अब पहाड़ों की रानी अगर किसी क्षेत्र को कहा जा रहा है तो रानी कहा जा रहा है। क्वीन मतलब आप समझिए कि बहुत सुंदर होगी वो। क्वीन का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर। ठीक है, तभी रानी कहते हैं। ठीक है, रानी आप लोगों में से भी बहुत किसी के पास होंगी रानी। ठीक है, तो ये उम्र है करियर बनाने का और आप लोग रानी बना के बैठ गए, है ना? आप में से बहुत कोई होंगे जिनके पास अपनी अपनी रानी होगी। तो ये एज है कैरियर बनाने का और आप लोग रानी बना के बैठ गए। फिलहाल पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है नेतरहाट को, नेतरहाट। ठीक है, एक लाइन बोली जाती है कि पढ़ाई करके कैरियर बना लीजिए वरना आपको वो बेरोजगार बोल के चली जाएगी। ठीक है, अगर आप जिंदगी में कुछ ना कर पाए तो वो आपको बेरोजगार कह के चली जाएगी। क्योंकि ये याद रखिए कि आप जिसे सब कुछ खोकर पाना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई लड़का है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, आप जिसे दिन रात सब कुछ खोकर पाना चाहते हैं उसके लिए कोई ऐसा लड़का है जो दिन रात मेहनत कर रहा है। आखिरकार वही लड़का उसे ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, करियर बन जाएगा, वो खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। ठीक है, तो रानी नहीं बनाना है, करियर बनाना है। फिलहाल पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नेतरहाट। नेतरहाट को ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट इस नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय का सौंदर्य स्थल, ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। उसके बाद क्वीन ऑफ छोटानागपुर, छोटानागपुर की रानी, झारखंड की मलिका, कई सारे नाम से छोटा नेतरहाट को जाना जाता है। लातेहार जिले में है और बहुत खूबसूरत है। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेतरहाट जो है वो कितना ही खूबसूरत होगा। बहुत खूबसूरत है और बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के कारण ही इसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार अपनी रानी से फुर्सत मिले तो पहाड़ों की रानी से भी घूमकर जरूर आए। बहुत खूबसूरत है, तो जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो अगर आपको अपनी रानी से फुर्सत मिलती है तो एक बार जाएं या फिर अपने रानी को साथ में लेके जाएं पहाड़ों की रानी के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, इस पुस्तक का लेखक कौन है? झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी, श्याम किशोर चौबे, रामेश्वर ओरांव, बलबीर दत्त। क्या होगा सही आंसर? झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है क्या आप में से?
ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा सही आंसर, किसी को पता है? सही आंसर हो जाएगा श्याम किशोर चौबे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप पुस्तक देख सकते हैं, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, और इस पुस्तक के नीचे आप देखेंगे इसके लेखक का नाम दिया हुआ है श्याम किशोर चौबे। तो श्याम किशोर चौबे के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पुस्तक का नाम याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा? साइबर पुलिस स्टेशन, झारखंड में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा, और जो भी साइबर क्राइम होती है उस साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा। अगर आपके साथ भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप साइबर पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें। आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करेंगे, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साइबर क्राइम के लिए, साइबर फ्रॉड के लिए साइबर पुलिस स्टेशन को खोला जाएगा, खोला जाता है, जिसकी मदद से साइबर क्राइम को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड में अभी क्या साइबर पुलिस स्टेशन है? हाँ जी, झारखंड में अभी साइबर पुलिस स्टेशन है। झारखंड के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है? झारखंड के 6 जिलों में अभी साइबर पुलिस स्टेशन है, और 8 जिलों में खोला जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। इन 8 जिलों में खोलने के बाद झारखंड के 14 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन 8 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है। अभी यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है। ठीक है, अब साइबर पुलिस स्टेशन आप बोलेंगे झारखंड के 6 जिलों में है, तो सर कहां कहां पे है? ये आप देख सकते हैं, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, जामतोड़ा, गिरिडीह और पलामू, इन 6 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है। इनका नंबर भी आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आपके साथ इन फ्यूचर कभी साइबर फ्रॉड होता है तो आप इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बोलिएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए, या फिर 20 में से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको पहले से पता था। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रेस सलाहकार किसे बनाया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रेस सलाहकार किसे बनाया गया है? अब आपके मन में एक डाउट होगा, क्या प्रेस सलाहकार का मतलब क्या है? ये डाउट होगा। तो सबसे पहले आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए, जब तक आप लोग कमेंट करते हैं आंसर, तब तक हम लोग प्रेस सलाहकार के बारे में जानते होंगे। आप जानते होंगे कि कई बार जो है वो क्या करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो इंटरव्यू देते हैं प्रेस को, यानी जो मीडिया होती है मीडिया को इंटरव्यू देती है। अब मीडिया को कितना नाप तोल के बोलना है, मीडिया को कितना बोलना है, कहां बोलना है, कब बोलना है, इस चीज का उन्हें सलाह दिया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, कि आप मीडिया के सामने ये बोलिए, आप मीडिया के सामने इतना बोलिए। तो जो सजेशन, जो सलाह मुख्यमंत्री को दिया जाता है मीडिया के सामने बोलने के लिए, प्रेस के सामने बोलने के लिए, उसे कहते हैं प्रेस सलाहकार। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का प्रेस सलाहकार बनाया गया है धर्मेंद्र गोस्वामी को, यानी धर्मेंद्र गोस्वामी बताएंगे चंपाई सोरेन को कि आप कब इंटरव्यू रखिए, प्रेस के साथ आप इंटरव्यू कब कीजिए, प्रेस के क्वेश्चंस का जवाब आपको कैसे देना है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रेस का जवाब देना है, किस प्रकार से अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको घुमाना है किसी और क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको टेढ़ा मेढ़ा करके आंसर कैसे देना है। जब भी रोजगार के बारे में बात करें तो आपको किस प्रकार से बीजेपी का नाम लेना है, और अगर बीजेपी की बात करें तो किस प्रकार से कांग्रेस का नाम लेना है। यानी करती क्या है पार्टी, बीजेपी को पूछेंगे तो बीजेपी बोलेगी कांग्रेस का गलती है, कांग्रेस को पूछेंगे तो कांग्रेस बोलेगी जेएमएम की गलती है, जेएमएम को बोलेंगे तो जेएमएम बोलेगी बीजेपी की गलती है। तो किस प्रकार से गलती अपने माथे पे ना लेते हुए दूसरे के माथे पे थोपना है, इस चीज का सलाह जो है वो दिया जाता है। तो फिलहाल धर्मेंद्र गोस्वामी जो है चंपाई सोरेन के प्रेस सलाहकार बने हैं, और उन्हीं के द्वारा सलाह जो है वो दिया जाता है कि प्रेस के क्वेश्चंस के किस प्रकार से घुमा आप सकते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र गोस्वामी
तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ चंपाई सोरेन है और एक तरफ है धर्मेंद्र गोस्वामी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो प्रेस सलाहकार है वो धर्मेंद्र गोस्वामी को बनाया गया है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए और झारखंड के हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और इस क्लास में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। रोजाना रात को 9 बजे इस क्लास में जुड़ना ना भूले मेरे साथ, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को जरूर कमेंट करें कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।